News 18 इंडिया। और संदेश खाली हिंसा मामले में बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, वो आपको बता दें। बीएसपी प्रमुख मायावती ने अब ट्वीट किया है, महिला उत्पीड़न की घटना पर चिंता जताई है उन्होंने। तो भारत मंडपम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, सीधी तस्वीरें जो मिल रही हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। उनके साथ जेपी नड्डा को भी आप देख रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर पहुंचना और फिर उसके बाद वो क्या मैसेज देते हैं तमाम कार्यकर्ताओं को जो देश के अलग अलग हिस्से से यहां पर पहुंचे हुए हैं, वही देखने वाली बात है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर पहुंच चुके और जैसे ही पहुंचे प्रधानमंत्री, आप देखिए कैसे जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया, हाथ जोड़कर उनको अभिवादन किया और फिर उसके बाद अब अंदर प्रवेश करते हुए आपको जेपी नड्डा भी दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखाई दे रहे हैं। तो बड़े नेता तो मौजूद हैं ही, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से 11,500 प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए। 2024 की जो जीत है वो कैसे 19 से 14 से बड़ी हो और किस तरह से घर घर तक बीजेपी के जो 10 साल के कार्यकाल का संदेश है वो पहुंचाया जाए, यही सबसे अहम रहने वाला है। प्रधानमंत्री की एंट्री हो चुकी है भारत मंडपम में प्रवेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जेपी नड्डा ने सबसे पहले उनका स्वागत किया। अब यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित जेपी नड्डा को भी करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी करना है और एक सुर में, एक आवाज में तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को और जो प्रतिनिधि यहां पर इकट्ठा हुए हैं उनको मार्गदर्शन देना है। क्या अब ये जो बचे खुचे दिन है लोकसभा चुनाव के, क्योंकि अब तो बहुत वक्त बचा रह नहीं गया है, इसमें किस तरह से हर घर तक संदेश भी पहुंचे और कैसे विपक्ष की काट भी तैयार की जाए। भारत मंडपम में पहुंचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें जो मिल रही है वो न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं। भारत मंडपम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका स्वागत किया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से। 2014-2019 का जो जीत का सेहरा था वो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर सजा और एक बार फिर से समूची भारतीय जनता पार्टी टकटकी लगाए देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की तरफ, क्योंकि जो लक्ष्य उनकी ओर से दिया गया 370, और यही कहा नरेंद्र मोदी ने कल की अपनी रैली में कि 370 जब हटाया तो अब आप टीका भी 370 से ही कीजिएगा, हमको 370 और एनडीए को 400 पार कर दीजिएगा। अपने लक्ष्यों को और बड़ा करती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और आप देखिए पूरे भारत मंडपम में, ये भारत मंडपम भी इस बात का गवाह है कि कैसे जो लक्ष्य बीजेपी रखती रही उन्हें कंप्लीट कर रही है। G20 सफल G20 का आयोजन इसी भारत मंडपम में किया गया और उसी G20 के मुद्दे को लेकर भी ये कहा जाएगा अपने पदाधिकारियों से या जो लोग आए हैं कि जाइए जनता के बीच बताइए हमने कैसे काम किया। अब ये देख लीजिए, आप ये प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें जो भी काम बीजेपी की ओर से किए गए उनको दर्शाया बताया गया है। ये दोनों बहुत मजबूत स्तंभ हैं बीजेपी के आज की डेट में, जहां जेपी नड्डा जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि अपना पार्टी को आप किस तरीके से और बड़ा करते जाइए और जो 12 राज्यों में अब सरकार बन गई है और कैसे बाकी राज्यों में भी फैलना और जो 370 का लक्ष्य नरेंद्र मोदी ने दिया उसको भेदना भी कैसे है। और नरेंद्र मोदी जो लगातार हर एक चुनाव में, चाहे राज्य का चुनाव हो चाहे केंद्र का चुनाव हो, इस तरीके से अपनी सक्रियता दिखाते रहे, इस तरीके से अपनी भूमिका को और कड़ा करते रहे हैं। तो अपनी बनाई रेखा को हर चुनाव में मिटाकर एक नई रेखा बना देती है बीजेपी, यही बीजेपी है। और बीजेपी की कार्यशैली आप देखिए इस तरीके से काम करती है कि आज भी जो सूबे का मुख्यमंत्री होगा वो अपने ब्लॉक प्रमुख को रिपोर्ट करेगा, अपने पन्ना प्रमुख को रिपोर्ट करेगा। ये बीजेपी की यूएसपी है, शायद यही उसे 300 के पार पहुंचा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा दोनों को भारत मंडपम में अंदर प्रवेश करते हुए इस वक्त आप देख पा रहे हैं। खास ये दोनों चेहरे हैं, ये जो 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक है, क्योंकि इसका जो संबोधन पहला रहने वाला है, मतलब उद्घाटन संबोधन जो रहने वाला है वो जेपी नड्डा के द्वारा होगा और अंतिम संदेश जो रहने वाला है यानी कल रविवार को जो आखिरी संबोधन रहेगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा। तो ये जो 2 चेहरे हैं, वो जो पहला संदेश और आखिरी संदेश रहने वाला है वो जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही रहने वाला है। और मौजूदा वक्त में राम मंदिर जब अयोध्या में बना तो उसके बाद देश में जो एक माहौल बना हुआ है वो कैसे बना रहे, ठंडा ना पड़ने पाए, इसका भी खास ख्याल रखा जाएगा। और यही वजह है कि यहाँ पर धन्यवाद प्रस्ताव भी लाया जाएगा। राम मंदिर अयोध्या में बनना एक ऐसा सपना जो पूरा हो पाएगा ये किसी को भी भरोसा नहीं था अब, लेकिन जब वो पूरा हो गया, देखिए राम मंदिर का मॉडल भी बीच बीच में ये जो तस्वीरें मिल रही हैं उसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो खास रहने वाला है राम मंदिर के बाद का माहौल, उसे कैसे बनाकर रखना है चुनावों तक भी, चुनाव के बाद भी।
ये सारी चीजें शामिल रहने वाली हैं इन 2 दिनों के भीतर। 10 साल में जो भी उपलब्धियां रही हैं, अभी एनडीए सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को कैसे जनता तक पहुंचाया जाए और किस तरह से ये जो भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बनी है, उसके बाद तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है, ये तमाम चीजें घर घर तक पहुंचाना, हर बात यहां सिखाई जाने वाली है, कार्यकर्ताओं को बताई जाने वाली है। एक तस्वीर की ओर हम अपने दर्शकों का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। ये जो आई कार्ड आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में, अभी कुछ देर पहले आपने तस्वीर देखी कि एंटर हुए तो उनको भी ये कार्ड दिया गया, जैसे आम जो पदाधिकारी हैं या जो लोग गए होंगे, और उसके बाद उसको भी क्यूआर किया गया। अब आप समझ रहे होंगे कि एक संगठन को चलाने के लिए अनुशासन क्या होता है, वो आप इस तस्वीर से समझ गए होंगे कि आज भी वो अनुशासन दिखाई दे रहा है। 2014 में जब शुरुआत की थी तो हाथ में सिर्फ और सिर्फ उम्मीद थी, लेकिन आज 10 सालों का कामकाज है और राजनीति के तरीके को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में बदल कर दिखाया है और अपने लिए एक नया लक्ष्य तैयार कर लिया है। भारत संविधान से चलता है, आपके कहने से नहीं, वोट बैंक की राजनीति से। इतना तो आप मानते हैं ना? मैं आपको चुनौती देती हूं, साबित करके दिखाई। क्यों नहीं बोलूंगी? ये कोई तरीका नहीं है। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना, मुद्दे पर आइए ना, राजनीति से साबित करके दिखाइए। एक ऐसा डिबेट शो सुनाई देती रहेगी जिसकी गूंज देखिए मेरे साथ सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। थैंक यू सर। ईश्वर, तो अरविंद केजरीवाल पहुंचे भी नहीं और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होकर एक फॉर्मेलिटी भी कर ली। केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि मैं तो आना चाहता था, लेकिन अचानक से कॉन्फिडेंस मोशन आ गया और बजट सेशन भी चल रहा है और इसीलिए मैं नहीं आ पाया। सीधा आनंद का रुख करेंगे। आनंद, पेश भी हो गए और कोर्ट भी नहीं पहुंचे, जानबूझकर यह समय चुना गया? देखिए, अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने ये कहा कि जो फिजिकली पेशी के लिए उन्हें छूट दी जाए, जिसके बाद ईडी ने इस बात का विरोध नहीं किया है। अब अगली इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो 16 मार्च को होगी राउस एवेन्यू कोर्ट में। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील यहाँ पर पेश हुए थे, उन्होंने भी कहा है कि कोशिश रहेगी कि सुबह 10:30 बजे 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल खुद जो है इस बार कोर्ट की सुनवाई में शामिल होंगे। और अरविंद केजरीवाल की तरफ से खुद ये कहा गया कि उनका बजट सेशन है और सदन में पेश होना, जिसको लेकर आज वो फिजिकली तौर पर कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो कम होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि उन्हें 6वां सम्मन जो है वो हाल ही में ईडी ने दिया है और अब सोमवार को उन्हें एक बार फिर से ईडी के सामने पेश होना है। देखना होगा कि 6ठे सम्मन पे क्या अरविंद केजरीवाल ईडी की पूछताछ में शामिल होंगे, क्योंकि ईडी लगातार जो है उन्हें सम्मन कर रही है। इसके अलावा ईडी ने कंप्लेंट भी है जो है वो हाल ही में राउस एवेन्यू कोर्ट में फाइल की थी, जिसमें कहा था कि अरविंद केजरीवाल एक जनसेवक है और जनप्रतिनिधि है और अगर वो लगातार ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं